नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति तैयार। अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया तीखा हमला। म्यांमार में आए भूकंप के बाद एनडीआरएफ की टीमें तैयार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। और गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को 3 महीने की दी अंतरिम जमानत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे के लिए शनिवार शाम 7:45 पर पटना हवाई अड्डे पर पहुंचे। शाह बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जाएंगे। वहां वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रविवार को पटना में सहकारिता विभाग के एक समारोह को संबोधित करेंगे और बापू सभागार में 823 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के 5,350 पैक्स मत्स्य जीवी और बुनकर सहयोग समितियां, 1,000 दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियां, 300 ब्लॉक लेवल सब्जी उत्पादक सहयोग समितियां और 300 हैंडलूम वीवर समितियों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोपालगंज जाएंगे और वहां एक सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद के कामकाज को लेकर की गई आलोचना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा में उन्हें बोलने के लिए समय दिया गया था तब नेता प्रतिपक्ष वियतनाम में थे। अमित शाह ने कहा कि संसद नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलती है, न कि कांग्रेस पार्टी की तरह। शाह ने कहा कि राहुल गांधी को नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कांग्रेस द्वारा देश में आपातकाल जैसी स्थिति होने के आरोप पर कहा कि अगर सच में आपातकाल होता तो कांग्रेस के नेता जेल में होते। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी लगातार सरकार की आलोचना करती रहती है। म्यांमार और थाईलैंड में आए उच्च तीव्रता वाले भूकंप के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। म्यांमार में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस आपदा को देखते हुए भारत की एनडीआरएफ की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने कहा है कि टीमें तैयार हैं और जब भी सरकार आदेश देगी तो हम यहां से सामग्री भेज देंगे। एनडीआरएफ ने महानिदेशक पीयूष आनंद ने कहा है कि म्यांमार सरकार हमसे क्या गुहार लगाती है इसे देखना होगा। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। भारत ने शनिवार को म्यांमार को 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कठुआ जिले के सुफैन इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हीरानगर के शहीद जसवंत सिंह के घर लौटी और शहीद बलविंदर सिंह चिव को कान्हा चक में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीआरएफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शहीदों की वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल कारणों के चलते 3 महीने की अंतरिम जमानत दी है। आसाराम ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए जमानत अवधि को 3 महीने और बढ़ाए जाने की गुहार लगाई थी। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। उनके वकील ने कहा था कि डॉक्टर ने उन्हें 90 दिनों के पंचकर्म थेरेपी के लिए सिफारिश की है। जस्टिस एएस सुपेहिया ने उनके आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश व खंडपीठ के आदेश को देखते हुए उनकी राय ये है कि आवेदक अंतरिम जमानत का हकदार है। 86 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति को सिर्फ एक विशेष थेरेपी या मेडिसिन की पद्धति तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। आसाराम को पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर की तरह मुंबई शहर में भी सौगाते मोदी की तस्वीर बड़े पैमाने पर नजर आ रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक और नगर सेवक अतुल शाह की ओर से मुंबई के 2 टाकी जंक्शन पर सौगाते मोदी का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सूफी संवाद महाअभियान के राष्ट्रीय सह प्रभारी आवेद अली यासीन चौधरी भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मुंबई के वार्ड क्रमांक 220 में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज पवित्र रमजान महीने में इस कार्यक्रम में भारी संख्या में शामिल हुए। सौगाते मोदी के नाम से लिए जा रहे इस कार्यक्रमों को लेकर एक और विपक्षी बीजेपी का निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए सीधे मुस्लिम समाज के करीब पहुंचती दिख रही है। बता दें कि बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम देने की कोशिश करती दिख रही है। ये कहने की बात नहीं है कि तस्वीरें और कार्यक्रम देखकर कहा जा सकता है कि मामला कहीं न कहीं राजनीति से जुड़ा है और आने वाले समय में मुंबई सहित राज्य भर में स्थानिक चुनाव भी होने वाले हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है। और कार्यक्रमों के जरिए ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से दिवाली के मौके पर हिंदू समाज के लोगों को दिवाली की मिठाई देकर दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक उसी तरह बीजेपी अपने इस नए उपक्रम में सौगाते ईद के मौके पर सौगाते मोदी के नाम से खाद्य सामग्री बांटकर उन्हें ईद की बधाई दे रही है। या देशामध्ये मुसलमानांना घाबरवणारे लोक, मुसलमानांना भारतीय जनता पार्टीपर्यंत येऊ न देणारे लोक, ते आज ये सौगाते मोदी बघून त्यांना मनात प्रश्न झालेले आहेत। आणि का नाही, मोदीजींनी पहिल्या दिवसापासून सांगितलंय सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। आणि आमच्या मुस्लिम भगिनी मागे पडत होते। आम्ही दिवाळीमध्ये हिंदू महिलांना साखर देतो, फराळ देतो, तर मोदीजींची सौगात म्हणजे आमच्या सूफी अभियान अंतर्गत हे आम्ही देशभरामध्ये मोदीजीची सौगातच्या अंतर्गत हे आज आम्ही किट दिली। आमचे सलीम बागवानजी, आमचे अलीबाई आणि सर्व मुस्लिम कार्यकर्ते आणि आमचे हिंदू कार्यकर्ते हे माझ्या प्रभागामध्ये 50% वर मुसलमान लोक आहेत, त्यांना प्रेम करतो आम्ही। पण आत्तापर्यंत ते माझ्याबरोबर आले, पण एवढे आले नव्हते। आज त्यांना खरं वाटलं की भारतीय जनता पार्टी खरं आपलं काम करणारा पक्ष आहे, म्हणून आज हा एवढा सफल कार्यक्रम झाला आहे। काल तर मला वाटलं की 50 महिला पण येणार नाही, आपल्या समोर आम्ही 100 महिलांना तर देऊन टाकलेलं आहे। ही खूप वजनदार किट बनवली आहे। 13 वस्तू आहेत, ते तुम्हाला सांगितलं, त्याच्यामध्ये सवय्या आहे, कारण ईदला परवा ते बनवणार। साखर, आटा, घी, तेल या सर्व गोष्टी याच्यामध्ये आहेत। आणि ड्रायफ्रूटमध्ये पण चारोळी ते बदामपर्यंत सगळं आहे जे ते टाकणार आहोत। म्हणून आज आम्हाला खूप आनंद होतो आहे। या देशामध्ये अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत, पण त्याला सोल्युशन पण आहेतच। एका घरामध्ये भांडण आहे, पण आपला 140 कोटीचा देश, सर्वांचा साथ, सर्वांचा विश्वास घेऊन आपला देश खूप मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये पुढे होतो आहे। आणि आम्ही मोदीजींचे कार्यकर्ते हे कुठलंही काम आणि निर्देश प्रेरणा मोदीजींकडनं घेतो आणि म्हणून हा उपक्रम आम्ही केला। त्यांनी आम्हाला राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्याक मोर्चा श्री जमाल सिद्दीकी साहेब आणि आमचे राष्ट्रीय प्रभारी अल्पसंख्याक मोर्चा श्री दुष्यंत गौतमजी यांनी आम्हाला कळवलं की आपल्याला सौगाते मोदी या अभियानाअंतर्गत 32,000 मशिदींपर्यंत पोहोचायचं आहे। प्रत्येक मशिदीच्या अंतर्गत असलेल्या 100 कुटुंबांना जे गरजू आहेत त्यांना आयडेंटिफाय करून त्यांच्यापर्यंत ईदच्या सौगात म्हणून लागणाऱ्या गरजेची वस्तू जसे की तांदूळ, भात, आटा, चावल, गेहूं, शेवई, ड्रायफ्रूट, जो शिरखुरमा बनायला लागते, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोचवा। त्या अभियानाअंतर्गत आम्ही 220 प्रभागाचे आमचे माजी आमदार अतुल शाह साहेबांना संपर्क साधला। हा मुंबईचा तो भाग आहे जिकडे बहुमूल्य मुस्लिम इलाका म्हणून ओळखला जातो। हा 2 टाकी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रभागात जेव्हा अतुल शाह साहेबांबरोबर आम्ही हा प्रोग्राम ऑन केला, तेव्हा आमची अपेक्षा होती 100 महिलांपर्यंत आम्ही किट देऊ। आम्ही 500 महिलांच्या किटची बंदोबस्त केलेली।
100 महिला किट घेऊन गेल्या आणि 400 महिलांना आम्ही घरपर्यंत ही किट पोहोचवणार आहोत. तर या अभियानाअंतर्गत आम्ही मुसलमान परिवारांना ईदच्या पावन अवसरावरती त्यांच्या घरात गोड वस्तू बनवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक वस्तू पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हे आत्तापर्यंत ज्यांनी घेऊन गेल्या त्या लोकांच्या पावत्या आहेत आणि याच्या पुढे अशाच पावत्या आम्ही घरात दिलेल्या त्यांच्यापर्यंत आम्ही हा किट पोहोचवण्याचं काम करणार आहोत. बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के बोईसर में गाड़ी पर जय भीम जय संविधान लिखा तो दलित शिक्षक को नौकरी गंवानी पड़ी। पालघर से सटे बोईसर में कुरगांव स्थित विराज इंटरनेशनल हाई स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल के हॉर्स राइडिंग दलित प्रशिक्षक पर निजी गाड़ी पर बाबा साहेब अम्बेडकर का चित्र लगाने और जय भीम जय संविधान लिखने का मामला सामने आया है। 23 तारीख को प्रिंसिपल जो है तो इधर मेरे गाड़ी के पास आ गए हो और वो मुझे बोले कि इधर विवेक चौहान आया है क्या। तो मैं बोला सर विवेक चौहान तो इधर नहीं आए। तो फिर मैं थोड़ा आगे आया तो मुझे पीछे बुलाया, बोले इधर आ। तो मैं बोला क्या बात है। तो बोला ये बात मुझे बता, ये गाड़ी के ऊपर तुमने ये जय भीम जय संविधान जो लिख के रखा है, ये इंटरनेशनल स्कूल है, ये बहुत बड़ा स्कूल है और इसके अंदर ये तुमको ये गाड़ी यहाँ पे नहीं रखना है। तो मैं बोला सर ऐसा मतलब ऐसा मैं क्या गलत लिखा है जो आप बोल रहे हो मुझे कि ये गाड़ी यहाँ पे नहीं रखना है। तो बोलता है कि मैंने बोला है ना तुझे ये गाड़ी यहाँ नहीं रखने का। तो मैं बोला उनको कि ठीक है सर, मैं अपने जो ऊपर के जो अधिकारी मैं उनसे बात कर लूँगा और उनसे बात करके मैं फिर देखूँगा वो लोग क्या बोलते हैं। तो बोले नहीं ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए अभी के अभी। और बोलता है ये क्या ऐसे आरे गरे चमारों का फ़ोटो लगा के रखा है गाड़ी के ऊपर। हाँ फिर आगे मुझे बोलता है कि तुझे मालूम है ये स्कूल इतना बड़ा है और तू मतलब गाड़ी पे ये लगा के इधर उधर घुमाता है ये करता है, तो तुझे गाड़ी यहाँ पे रखने का ही नहीं है। तो मैं बोला ठीक है ना सर, आप तीन बार वही बात मुझे बोल रहे हो कि ये गाड़ी नहीं रखना है, मुझे उसमें बताओ क्या गलत लिखा है मैंने। तो बोलता है गलत ये है कि ये यहाँ पे गाड़ी के ऊपर जय भीम जय किसान घर की मतलब तुम्हारे घर पे चलती है, ये स्कूलों के अंदर नहीं चलती है। तो अनाइसे आयरे गहरे चमारों का बाबा साहब का जो फोटो था उसको बोलता है आयरे गहरे चमारों का फोटो लगा के रखा है। हाँ तुझे मालूम है, तुझे देखता हूँ मैं कैसा तू ड्यूटी पे रहता हो। तो मैं बोला ठीक है ना सर, आपको जो करना है आपको। थोड़ा आगे आके फिर मुझे बोलता है कि मैं तुझे बताता हूँ। तो मुझे लगा कि अभी ये कुछ ज़्यादा बोला है अभी ऊपर नहीं पहुँचाएंगे ना। तो फिर 23 तारीख को ऐसा मुझे बोल दिया और फिर आगे जाके बोलता है देखता है तुम लोगों को यहाँ पे कौन रखता है। नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सीमा। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कामरा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 2 बार कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा के खिलाफ दर्ज शिकायत में से एक शिकायत जलगांव शहर के मेयर की है। खार पुलिस ने नासिक के एक होटल व्यवसायी और एक व्यापारी की शिकायत पर भी मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पूरे भारत में भीषण गर्मी ने कोहराम मचा दिया है। देश के कई हिस्सों में मार्च महीने में तापमान अभी से ही 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। ये केवल गर्मी नहीं है बल्कि जीवन के लिए एक खतरे की घंटी भी है। आज हम आपको बताएंगे कि कहां-कहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसका लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है और इसके साथ ही हम बताने वाले हैं कि इससे बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। भारत में बढ़ता तापमान। रिपोर्ट के अनुसार इस साल गर्मी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार अगले 10 दिनों में तापमान और भी बढ़ सकता है। टेम्परेचर मुंबई या कई जिलों में बढ़ गया है, तो लोगों को क्या सलाह देंगे आप? जी, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सभी जगहों का, खास करके मुंबई की जैसे शहरों में। तो बस यही ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर को ज़्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि यूवी रेडिएशन से आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो अगर आप बाहर निकल ही रहे हैं तो फिर आप कीप हाइड्रेटिंग, क्योंकि आपके साथ बॉटल रखिए, नींबू पानी पीजिएगा। अगर बाहर जा भी रहे तो यूवी लाइट से बचने के लिए आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, हैट का उपयोग कीजिएगा। आज का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 27 डिग्री है परसेंट है। तो उसके कारण जो डॉक्टर्स है और जो नॉर्मल जनता है उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि यूजुअली 12 बजे तक टेम्परेचर ठीक रहता है, उसके बाद ही गर्मी ज़्यादा लगने लगती है। तो उससे बचने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और सनस्क्रीन लगाइए, कैप
लगाइए और जो लोग बाहर निकलते तो अवॉइड करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर में निकलने के लिए। और अगर आप निकल रहे हैं तो ट्राई कर दिए हल्के रंग का कपड़ा पहनिए, वाइट पहनिए, सूती का कपड़ा पहनिए। गर्मी के कारण होने वाली बीमारियां। इतना ज्यादा तापमान केवल असहनीय गर्मी नहीं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी लाता है। डॉक्टरों के अनुसार हीट स्ट्रोक, ज्यादा तापमान से बेहोशी, उल्टी और तेज बुखार हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से शरीर में पानी की कमी से कमजोरी और चक्कर आ सकते हैं। स्किन डिजीज, घमौरियां, सनबर्न और स्किन एलर्जी का खतरा भी बढ़ जाता है। गर्मी से बचाव के उपाय। दिन में 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर जाने से बचें। हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पिएं और नारियल पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स लें। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें। तेज धूप में निकलते समय छाता, टोपी या फिर गीला कपड़ा सर पर रखें। बच्चों और बुजुर्गों को खास देखभाल की जरूरत है। उन्हें हीट वेव से बचा कर रखें। काफ़ी बढ़ गई है, गर्मी से इतनी परेशानी हो रही है। अभी मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम होते हुए इतनी धूप हो रही है, जूस पीना पड़ रहा है आके खड़े होके। और क्या करेंगे, इससे दो गुना है कई सालों से। 11 बज गए, 12 बजने के वक्त इस समय ये माहौल है। आप समझो अभी तो पूरा दिन बाकी है। नागपुर में तो निकल जाता है, यहाँ का तो पसीना होके 3 बार नहाना पड़ता है यहाँ पे। 2 बार तो कल मैंने मॉर्निंग इवनिंग होटल में नहाया है। दोस्तों, ये गर्मी सिर्फ असहनीय नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। महाराष्ट्र के धुले जिले की स्थानीय क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 किलो तक का पनीर जब्त किया है। जब्त की गई पनीर की कीमत लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई के बाद अब फूड एंड ड्रग विभाग पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उनको इस बात की भनक नहीं थी। महाराष्ट्र के धुले जिले की स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलावटी पनीर मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जब्त की गई पनीर तकरीबन 300 किलो के करीब है। इस कार्रवाई को एक गुप्त सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने अंजाम दिया था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक धुले शहर के MIDC इलाके एक कंपनी में छापेमारी कर ये पनीर जब्त किया गया। इस कार्रवाई में जब्त किए गए पनीर की मार्केट वैल्यू लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। वहीं संबंधित फैक्ट्री 10 लाख तक के कई सामान भी जब्त किए जाने की बात सामने आ रही है। जब्त किए गए पनीर को जांच के लिए भेज दिया गया है। गोपनीय माहिती मिळाली होती की अवधान MIDC मध्ये M ब्लॉक येथे बनावट पनीर बनवण्याचा कारखाना सुरू आहे। त्या अनुषंगाने सदर ठिकाणी आम्ही पोचल्यानंतर त्या ठिकाणी खरोखर एक दूध, मिल्क पावडर, काही केमिकलचे ड्रम्स आणि मशिनरी जे दिसून आले, त्याची खात्री करण्यासाठी आम्ही फूड अँड ड्रग्सचे अधिकारी तसेच त्या ठिकाणी पशुवैद्यकीय अधिकारी यांना त्या ठिकाणी पाचारण केलेले आहे। फूड अँड ड्रग्सच्या अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी बनवलेल्या पनीरचे सॅम्पल घेतलेले, त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी जागेवर मिळून आलेली मिल्क पावडर, त्याचप्रमाणे केमिकल यांचेसुद्धा ते सॅम्पल घेऊन त्याचे लॅबोरेटरीकडनं तपासणी करून योग्य ती पुढील कारवाई करण्याची चाललेलं आहे। नेमकं आपल्याला जागेवर जवळपास 250 ते 300 किलो पनीर मिळून आलेले आहे आणि त्याची मार्केट व्हॅल्यू अंदाजे 80 ते 90 हजारापर्यंत आहे। आणि ते सर्व पनीर हे ते केमिकल, मिल्क पावडर, मिल्क आणि इतर इन्ग्रेडियंट्स वापरून बनवल्याची आपल्याला माहिती मिळाली होती। फूड एंड ड्रग्स आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी त्यांचे सॅम्पल घेऊन पुढील कारवाई करीत आहेत। स्थानीय क्राइम ब्रांच टीम की इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों के जरिए सराहना की जा रही है। या ठिकाणी आम्हाला जे पनीर मेकिंग हा कारखाना आहे MIDC मध्ये, तर या ठिकाणी आम्ही पाहिलं असता या ठिकाणी आम्हाला पनीर बनवलेलं आढळलं। LCBच्या टीमने आम्हाला सांगितलं होतं की इथे ते असं आहे। आम्ही तपासणी केली, कागदपत्रांची तपासणी केली, तर यांना मुळामध्ये फूड अँड ड्रग्सचं लायसन्सची सध्याला अजून परमिशन मिळालेली नाही आहे। तरीसुद्धा त्यांनी तो कारखाना सुरू केलेला होता आणि ज्या पद्धतीने म्हणजे ISO मानांकन पूर्ण करून आपल्याला कारखाना सुरू करायचा असतो, तर तसे ISOचे कुठले पण नॉर्म्स, स्वच्छता वगैरे कुठलीही नाही आहे इथे। आणि पनीर बनवताना स्टँडर्डाइज मिल्क म्हणजे एकदम फुल फॅट मिल्कपासून बनवलं जातं। यांनी त्याचं क्रीम वेगळं केलं, त्याच्यानंतर त्यात दुधामध्ये त्यांनी स्किम मिल्क पावडर टाकली आणि मग नंतर स्किम मिल्क पावडर टाकून त्या पद्धतीने ते पनीर बनवत आहे। मग हे पनीर जे बनवलेलं आहे ते साठवण्यासाठी त्यांनी साध्या बर्फाच्या लाद्यांचा
थंड करण्यासाठी वापर केलेला आहे. तर त्याच्यात बर्फाच्या लाद्यांनी थंड केलेल्या पाण्याचा वापर ते करत आहेत, परंतु ते खाद्यपदार्थांच्या श्रेणीत येत नाही तो बर्फ, ज्या पद्धतीने त्यांनी त्या पनीरचं साठवणूक केलेली आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने साठवणूक करणं आणि ते आरोग्यास हानिकारक आहे, कारण की ज्या पद्धतीने ते कुजलं तर त्याच्यामध्ये कुठली विषबाधा तयार होऊ शकते आणि नंतर खाणाऱ्यांना त्याचा एक शरीरावरती घातक परिणाम होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट, त्यांनी ज्या पद्धतीने पनीर मेकिंगची जी पद्धत आहे त्याच्यामध्ये ॲसिटिक ॲसिडचा जवळपास 5 ते 10% वापर करावा लागतो, पण त्यांनी रॉ ॲसिटिक ॲसिडचा वापर करताना तिथे दिसून आलेलं आहे की त्यांनी ज्या पद्धतीने ठेवलं आहे आणि बनवणाऱ्या व्यक्तीला विचारलं कसं बनवतात, तर ती त्या कारागिराला पूर्ण सायंटिफिक पद्धतही माहिती नाही ज्या पद्धतीने बनवलं जातं खाद्यपदार्थांच्या श्रेणीचं. तर अशा पद्धतीने थोडंसं म्हणण्यापेक्षा फारच निष्काळजीपणे बनवण्याची ही पद्धत तिथे दिसून आलेली आहे, जी योग्य नाही आहे. आणि सणाच्या पार्श्वभूमीवर जास्त मागणी असल्यावर पुरवठा योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी अशा पद्धतीने पळवाटा करून लोक कमी वेळात आणि कमी मानांकनं पूर्ण करतात, लवकरात लवकर देण्याचा जो कयास असतो त्याच्यामध्ये असे काळाबाजार आणि चुकीच्या पद्धती घडून येतात, जे घडायला नको. यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे आणि नागरिकांनी जागरूक राहून ज्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने पनीर बनवलं जातं किंवा घरच्या घरी पनीर बनवण्याच्या पद्धती किंवा इतरही खाद्यपदार्थ घरी बनवण्याच्या पद्धती आजकाल सगळं रेडीमेड वापरायला लागलेले आहेत. तर शक्य झालं तर घरच्या घरी साध्या सोप्या पद्धतीने घरीच जर वस्तू बनवल्या तर ते खरोखरच आपल्याला स्वतःला माहीत राहणार आहे की ते किती चांगलं आणि शरीरासाठी फायदेशीर राहणार आहे. तर त्या पद्धतीने सगळ्यांनी मी आवर्जून विनंती करेल, आवाहनही करेल की तुम्ही चाणाक्ष राहा, आजूबाजूला होणाऱ्या गोष्टींवर डोळसपणे काम करा आणि जिथे जिथे असं काही चुकीचं आढळून येतं आहे तर शासनाच्या वेगवेगळ्या माध्यमांना कळवा, म्हणजे जेणेकरून ग्राहकांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने आणि सकस आहारच पोहोचेल. याच्यासाठी सर्वांनी जागरूक राहिलं पाहिजे. क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय फूड एंड ड्रग्स विभाग पर उंगलियां उठती दिख रही हैं और ये सवाल किया जा रहा है कि इस मिलावटी पनीर के कारखाने की जानकारी संबंधित विभाग को क्यों नहीं मिली। बता दें कि धुले के जिस MIDC इलाके में धड़ल्ले से ये मिलावटी नकली पनीर बनाने का काम बड़े पैमाने पर जारी था, उस कंपनी के मालिक पर IPC की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्यवाही के बाद बड़े सवाल जो सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली इस फैक्ट्री में लाखों रुपए का बनावटी नकली पनीर को बनाने का काम कितने महीनों से चल रहा था। क्या इसकी भनक किसी को नहीं थी या थी? क्या किसी के शह पर यहाँ से नकली पनीर बनाया जा रहा था? इसी तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब क्राइम ब्रांच की टीम खंगाल रही है। बहरहाल इस नकली पनीर की छापेमारी में एक बड़े स्तर पर ये बात खुलकर सामने आई है कि सरकारी तौर पर इस फैक्ट्री को चलाने की कोई अनुमति नहीं थी। साथ ही पनीर बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सारे सामान और मशीनरीज भी काफी निचले दर्जे के होने की जानकारी सामने आई है। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अनुभवी भारतीय पहलवान मनीषा भानवाला ने एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 2021 के बाद पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्होंने 62 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कोरिया की ओक जे किम को 8-7 से मात देकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मनीषा ने अपने अभियान की शुरुआत कजाकिस्तान की टाइनेस डुबेक पर तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर आसान जीत के साथ की। इसके बाद उन्होंने कोरिया की हनविट ली को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की ओर से मनीषा के अलावा अंतिम पंघाल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अंतिम के क्वार्टर फाइनल में चीन की जिन झांग को हराकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन सेमीफाइनल में जापान की मो क्योका ने
सामने वो टिक नहीं सकी। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए ताइपे की मेंग एच सेह को हराकर मेडल अपने नाम किया। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सुपरस्टार मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म L2 एम्पुरान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरएसएस ने फिल्म को हिंदू विरोधी करार दिया है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि फिल्म 2002 के गोधरा कांडों की पृष्ठभूमि का उपयोग करके हिंदू विरोधी राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रही है। इसमें लिखा गया है कि फिल्म की कहानी न केवल हिंदुओं को बदनाम करती है बल्कि विशेष रूप से हिंदू समर्थक राजनीतिक विचारधाराओं को भी निशाना बनाती है। भाजपा ने इस फिल्म से दूरी बना ली है, वहीं कांग्रेस ने इस फिल्म का समर्थन किया है। फिल्म के पटकथा लेखक मुरली गोपी ने विवाद को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं इस विवाद पर पूरी तरह से चुप रहूंगा, उन्हें लड़ने दीजिए। हर किसी को फिल्म की अपनी तरह से व्याख्या करने का अधिकार है। आपको बता दें कि 27 मार्च को रिलीज हुई फिल्म L2 एम्पुरान को सिनेमाघरों में दर्शकों का काफी प्यार मिला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक VT बलराम ने कहा कि राजनीतिक विषय वाली मलयालम फिल्म को सिनेमाघरों में मिली प्रशंसा से आश्चर्यचकित हूं। केरल राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और पलक्कड़ के विधायक राहुल मम्मुकुट्टुथिल ने फिल्म का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मोहनलाल, पृथ्वीराज सुकुमारन और मुरली गोपी के खिलाफ इसकी राजनीतिक सामग्री को लेकर चल रहे घृणित अभियान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। रजत दलाल और आसिम रियाज के बीच एक इवेंट में झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हुए और हाथापाई करते दिखाई दिए। रुबीना दिलेक दोनों के बीच में बैठी होती हैं, लेकिन झगड़ा होते ही वो वहां से उठ जाती हैं। वहीं शिखर धवन दोनों को अलग करने की कोशिश में दिखे। आसिम रियाज कुर्सी को गुस्से में धक्का देकर गिरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये कोई प्रैंक है या फिर असल में हुआ है, क्योंकि बीते दिनों रजत दलाल का दिग्विजय सिंह राठी के साथ भी झगड़ा हुआ था। वीडियो वायरल भी हुआ था, लेकिन बाद में दोनों हंसते हुए वीडियो बनाकर बोले कि सब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था। दोनों के फैंस अपने अपने पसंदीदा को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ इसे ओवर एक्टिंग भी बता रहे हैं। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। नमस्कार। आवाज इंडिया